Hello my friends, Assalamu alaikum. My name is महजबी बानो and you can also call me MB. So लास्ट क्लास के अंदर हमने KTG के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसके थियोटिकल जितने भी पोस्टुलेट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, जिसके अंदर हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन देखा था, जिसमें केवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही थी जो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और इस पर बेस्ड हमने एक थियोटिकल न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था क्वेश्चन, ताकि हमारा ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और मैंने बोला भी था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो डिराइव करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास में वही क्लास है, सो इस पर डिस्कस करते हैं हम उसके मैथमेटिकल फॉर्म का। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी, यानी एक गैस है, उस गैस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन सभी की मिलाकर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जो फर्स्ट लिखा है 3/2 nRT। n यहाँ पर जितने भी मोल्स प्रेजेंट है गैस के वो सारे लिखने हैं। अगर गैस का एक ही मोल प्रेजेंट हो तब क्या होगा, n बराबर 1 लिखने से क्या हो जाएगा, 3/2 RT हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो टोटल ना आकर के क्या आएगी, पर मोल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब बात आती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, पहले तो टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर कितने नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स लाइक एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स जो भी है, तो केमिकल यूनिट्स के नंबर जो है उससे डिवाइड कर दे अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी को, तो एवरेज आएगा। ये हमें पता है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमें बचपन मतलब 9, 10, 11 या 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला था हमारे पास में उसको हमने किससे कर दिया, Na से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। Na से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स से। अब हमें यहाँ तो ये हमारे पास में आ चुकी है, एवरेज काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास में ये आ चुका है। ये यूज़ करें तो ठीक है। बाकी हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में गैस कांस्टेंट R होता है और अपॉन एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसको हम K यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, नाम सुना होगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बारे में। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट हम किसको कहते हैं, R/Na को कहते हैं, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फिक्स्ड 1.38 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स। ये K की वैल्यू होती है जो हमें पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन में हम R/Na क्यों लिखे, डायरेक्ट K लिखे, क्योंकि हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद है, वो रख के और टेम्परेचर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा बस वही तो टेम्परेचर रखे, और हमें क्या निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का 3/2 nRT फॉर्मूला याद रखना है। फिर सेकंड नंबर पे पर मोल, यानी जो n है वो 1 के इक्वल हो तो पर मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी वो हमें देखनी है। फिर एवरेज के लिए Na से डिवाइड करना है, तो R/Na हमें पता होना चाहिए, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स मॉल इनवर्स, एंड उसका फॉर्मूला यूज करने से हमें क्या मिलेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटीज़ होती है, तो वो वेलोसिटीज़ की बात करते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके वेलोसिटीज़ के बारे में बात करें तो 3 तरह की गैस मॉलिक्यूल्स के पास में वेलोसिटीज़ होती है। तो फर्स्ट है हमारे पास में क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है इसको हम डिनोट करेंगे U, और मोस्ट प्रोबेबल के लिए MP हमने यूज़ कर लिया, या फिर और एल्सो हम यूज़ कर सकते हैं अल्फा, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अगर हमें डिनोट करना है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसके लिए कैपिटल V हम यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं, U एवरेज का जो AV है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी एवरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड की बात करें अगर हम, तो थर्ड टाइप है हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में रूट मीन स्क्वायर के लिए RMS आ जाएगा, URMS सुना भी होगा बहुत बार, और क्या सिंपल U भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग हो गया, फर्स्ट मोस्ट प्रोबेबल हो गई, सेकंड वाली एवरेज, एंड थर्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। तीनों के लिए क्या डिनोट हम किस अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं ये पता होना चाहिए। सो एक के लिए MP लग जाएगा, एवरेज के लिए AV, और इसके लिए RMS लग जाएगा। उसको सिंपली U से भी डिनोट करते हैं RMS वाली को, उसको कैपिटल V से, और उसको अल्फा से भी डिनोट करते हैं, राइट। सो ये हमें 3 वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। गैस मॉलिक्यूल्स की 3 तरह की वेलोसिटी के बारे में बात की, तो उनके न्यूमेरिकल फॉर्मूले जो है, जो भी न्यूमेरिकल देंगे तो उनके कुछ फॉर्मूले तो होंगे तभी जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले क्या है तीनों वेलोसिटीज़ के लिए, तो फर्स्ट हमने देखा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, तो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल्स, यानी मोस्ट प्रोबेबल
इसके नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट प्रोबेबल, यानी सबसे ज़्यादा देखने को जो मिलेगी वेलोसिटी वो होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी गैस अगर एक गैस ले, उसके अंदर गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी देखने को मिलती है पार्टिकल्स के पास या मॉलिक्यूल्स के पास में, वो कौन सी होती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो इसके फॉर्मूले की बात करते हो तो UMP हमने कहा था दोनों से डिनोट कर सकते हैं, UMPB एंड ऑल्सो अल्फा। तो ये किसके बराबर होगा? रूट में 2RT/m। अब यहाँ जो हम m यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा? यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, तो वो गैस जो है लाइक वो SO2 हुई, ऑक्सीजन हुई, नाइट्रोजन गैस हुई, तो नाइट्रोजन हुई तो हमारे पास में 28 लेंगे, ऑक्सीजन होगी तो 32 लेंगे, राइट। तो ऐसे हमें जैसे SO2 हुई तो 64 लेंगे। तो जो गैस है उस पर डिपेंड करेगा उसका मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ यूज़ करना है, राइट, गैस का। तो फॉर्मूला क्या हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का या अल्फा का? हम कह सकते हैं क्या हो गया? रूट में 2RT, R गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वो, और मोलर मास गैस का m हो जाएगा, राइट। फिर मोस्ट प्रोबेबल के बाद आता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज में जैसे उसमें 2RT था रूट में, इसमें 8RT, वहाँ पर ओनली फॉर m है, यहाँ पर पाई साथ में m होगा, याद हो जाएगा फॉर्मूला। उसमें 2RT, इसमें 8RT है, उसमें m है मोलर मास, इसमें साथ में पाई भी है और रूट दोनों में आएगा, राइट। तो दो फॉर्मूला हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। करते हैं गैस मॉलिक्यूल की थर्ड वेलोसिटी की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो उन दोनों के हमने फॉर्मूले देख लिए। अब बची रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इसकी बात कर लेते हैं RMS वेलोसिटी की। तो इसमें क्या होगा कि ये गैस ली, उस गैस में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हर एक मॉलिक्यूल की हमें वेलोसिटी लेनी है। उसमें 10 पार्टिकल है या 10 मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट है, तब जाके गैस बन रही, तो 10 के 10 की हमें वेलोसिटी लेनी है और उन वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, राइट। स्क्वायर करने के बाद में 10 थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 थे, अपॉन में 10 से डिवाइड करना है और ऊपर उसका क्या ले लेना है? रूट वैल्यू हमें निकालनी है। वो किसके इक्वल होती है? RMS वैल्यू के। यही है कि जितने भी n पार्टिकल्स हो उन सभी की वेलोसिटी का स्क्वायर करके हमें ऐड करना है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनसे डिवाइड करना है और रूट ले लेना है। तो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास में क्या देगी? हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देगी। अब इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास में, जैसे अगर मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो उसमें रूट 2RT/m था, एंड सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड थी एवरेज वेलोसिटी। सो उसके अंदर हम बात करें रूट में 2 के बजाय 8RT था और नीचे m ओनली नहीं था, उसमें साथ में पाई भी था। फिर थर्ड आती है हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके अंदर क्या है? जैसे उसमें 2 था, फिर सेकंड नंबर पे 8 था, इसमें 3RT, रूट में 3RT/m, यानी मोस्ट प्रोबेबल के ही बिल्कुल इक्वल है। उसमें 2 था, इसमें 3 है। तो ये सेकंड फॉर्मूला, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दो तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है वो दो मेथड हमारे पास में, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमें आता है हमारे पास में कि कभी रेशियो डायरेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हो, उनमें रेशियो गिवन हो तो कौन सा करेक्ट होगा? तो इनके डायरेक्ट रेशियो भी पता होने चाहिए। लाइक अगर तीनों को डिवाइड करें तो फर्स्ट वाली में रूट 2 अलग था, सेकंड वाली में रूट 8/पाई अलग था और थर्ड वाली में रूट 3 अलग था। इसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करें तो इसका 1 होगा, इसका 1 क्योंकि सॉल्व करने से, क्योंकि रूट 8/पाई, पाई की 3.14 वैल्यू रखे, उसको 8 से डिवाइड करें, फिर उसका रूट निकाले, तब हमारे पास में क्या आएगा? 1.128, राइट। एंड थर्ड रूट 3 की बात करें तो हमारे पास में सरल रेशियो, हम सिंपलेस्ट रेशियो की बात कर रहे हैं, रूट 3 की वैल्यू की बात नहीं कर रहे कि हम वो लिख देंगे, राइट। तो रूट 3 की वैल्यू ये नहीं होती, तो हमें बात, क्योंकि वो 1.732 वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो 1.22 फॉर रीजन, क्योंकि हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे, तो ये रेशियो या तो इस तरह से याद होना चाहिए, ये भी, यानी दोनों ही तरह से याद होना चाहिए। तो वैसे भी फॉर्मूले से हमें याद ही है कि क्या अलग आ रहा है हर बार, और बाकी ये रेशियो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। वेलोसिटी, तीनों तरह की गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ की बात कर ली। अब उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमारे पास में न्यूमेरिकल है, क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में, एट विच टेम्परेचर द UMP ऑफ गैस SO2 इज इक्वल टू URMS ऑफ O2 गैस 827 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। SO2 हमारे पास में गैस है, उसकी कौन सी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है O2 गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ में, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी O2 की जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो उसमें बोला दोनों आपस में बराबर है। SO2 किस टेम्परेचर पर उसकी ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर है, तो उसका SO2 का वो टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले दोनों के फॉर्मूले लिख देते हैं, UMP और URMS बराबर है। UMP का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था 2RT/m होता है,
और URMS का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज यहाँ पर ना हमें मॉलिक्यूल्स के नंबर नहीं बता रखे हैं तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं लेना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दे रखा है और ना ही वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है, रूट में 3RT अपॉन क्या हो गया हमारे पास में m हो गया। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, लाइक हमारे पास में ये क्या हो गया 2R दोनों का कट ही जाएगा, सेम होगा इसलिए। और T की बात करें तो T हमें अगर ये वाला SO2 के लिए है तो क्योंकि UMP किसका है, SO2 का है, तो SO2 का टेम्परेचर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। मास की बात करें SO2 का कितना होता है, 64 होता है, राइट, 64 इसका मास होता है। यहाँ की बात करें तो √3। T की बात करें तो 27 डिग्री जो है हमेशा केल्विन में लिखना होता है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। मास की बात करें, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, कितना होता है इसका 32 होता है, राइट, 32 होता है इसका। सो लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, लाइक ये हो गया हमारे पास में 32, √32 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर बचा क्या, बचा हमारे पास में रूट में T बराबर रूट में क्या हो जाएगा 3 × 300, रूट दोनों का कैंसिल आउट करते हैं तो T बराबर क्या आ गया हमारे पास में 3 × 300। सो ये कितना हो गया 900 केल्विन हमारे पास में टेम्परेचर आ गया किसका, SO2 गैस का, जब इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर होगी ऑक्सीजन गैस के टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, राइट। तो ईजिली हो गया जब फॉर्मूला में याद था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमें, फाइंड द फॉलोइंग फॉर 32 ग्राम मैथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 32 ग्राम मैथेन के लिए हमें कुछ फाइंड आउट करना है जो नीचे दिए हैं। लाइक फर्स्ट है हमारे पास में कि टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो 32 ग्राम मैथेन की, और साथ ही साथ चाहे उस 32 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने भी हो हमें नहीं पता, उस 32 ग्राम की हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और उसी CH4 के मॉलिक्यूल्स के लिए हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें A लाइक हमारे पास में है उसकी बात करें तो उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए 3/2 nRT होती है, राइट। n क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मोल्स निकालना है हमें, n तो मोल से ही डिनोट करते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगी 3/2 तो है ही, मोल्स निकालते हैं। मोल हमारे पास में 32 ग्राम, गिवन ग्राम ऊपर आता है नीचे मास आता है, मोल निकालना भूल तो नहीं गए। मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, राइट। गिवन वेट कितना है 32 ग्राम मोल्स में, और CH4 के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मॉलिक्यूल का CH4 का, वो होता है 16 ग्राम, राइट। फिर R हमें पता है क्या रखना है, और T की बात करें 27 है, अभी यहाँ जगह नहीं है तो नीचे रख देंगे इनको। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइक ये हो जाएगा 16 से 16 कट आउट हो गया। सो हमारे पास में 3 × 27 डिग्री का क्या हो जाएगा 300 केल्विन में हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया। R क्या होता है हमारे पास में 8.314, क्योंकि हमें एनर्जी किस में निकालनी होती है, जूल में, काइनेटिक एनर्जी जूल में निकालनी होती है ना, वही होता है इसका MKS में यूनिट। तो जूल है तो R की वैल्यू भी जूल वाली लिखनी होगी, और हमें पता है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स वाली R की वैल्यू गैस कांस्टेंट की कौन सी होती है 8.314, तो वो रख लिया। तो इसको सॉल्व कर लेना कितने को 900 × 8.314 को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी के टोटल का बताना, राइट। फिर अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 3/2, राइट। और nRT के बजाय वहाँ क्या होता है KT होता है, राइट। K यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, 3/2 एज इट इज़ हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। एंड अगर हम बात करें K की, K क्या होता है हमारे पास में 1.38 10⁻⁻23 एज इट इज़ वैल्यू याद रखनी, जूल केल्विन इनवर्स मोल। अब फिर से यहाँ पर ये जूल में आ रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना 27 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। बचा हमारे पास में URMS,
तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या नहीं फाइंड आउट किया था, 32 ग्राम मैथेन के लिए हमने क्या छोड़ दिया था, वो है URMS। तो इस नेक्स्ट पेज का बोला था, तो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं URMS किस मॉलिक्यूल के, CH4 की, राइट। URMS का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें वो n वाला या फिर अलग अलग वेलोसिटी वाला नहीं दिया है, तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करें, और मैक्सिमम वैसे भी यही यूज़ आता है, कौन सा, 3RT/m। अब यहाँ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो हमें याद होना चाहिए। अगर नहीं पता तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हालांकि मुझे उससे पहले ही बता देना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि यहाँ के बजाय इस क्वेश्चन में बताऊँगी, और शायद मैं भूल भी गई हूँ तो यहाँ बता दूँगी, राइट। तो वो मैं ये बताना चाह रही हूँ, लाइक मैं अगर यहाँ पर URMS की बात करूँ तो जो भी चीज़ें वो दे रखी है हमें, वहाँ पर टेम्परेचर पीछे अभी क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा था, राइट, हमें पता है। सो 3 तो हमने यूज़ कर लिया, R हमारे पास में, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास में क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, तो जूल हम यूज़ कर लें उसकी जगह, तो जूल हमारे पास में यानी 8.314 हो गया। टेम्परेचर 300 हो जाएगा केल्विन में। एंड मास की बात करें तो CH4 का 16 होता है। अगर ये सिर्फ 16 रख के इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा मैंने पहले भी कराया, लेकिन मैंने SO2 का मास 64 रख दिया था, मेथेन का ऑक्सीजन का 32 रख दिया था, दोनों को बराबर कर दिया था, तब मैंने क्यों नहीं कहा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अब ये 16 ग्राम में होता है, हमें पता है कि जितने भी एटॉमिक वेट जिसके भी एलिमेंट के होते हैं किलोग्राम में होते हैं, क्या इतना वेटेबल होता है क्या, नहीं। 1 मोल जो हमारे पास में वेट होता है किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का, वो ग्राम में होता है उसका। और हमें जो जितने भी वेलोसिटी होती है, चाहे वो RMS हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, या चाहे एवरेज हो, तीनों तरह की वेलोसिटीज़ में जब भी हमें मॉलिक्यूलर मास यूज़ करना होगा तो उसको किलोग्राम में यूज़ करना होगा, ना कि ग्राम में। अगर ग्राम में यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर गलत आएगा। तो इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए -10⁻³ क्योंकि अपॉन में 1000 था, ऊपर जाके 10⁻³ हो गया, राइट। तो अब लाइक इसका भी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, राइट। अगर वीडियो सही से देखी होगी तो इसका आंसर जरूर से बता देना मुझे। तो ये ग्राम था, यही सबसे बड़ी मिस्टेक। अब बात आती है कि मैंने वहाँ यूज़ क्यों नहीं किया। अगर क्वेश्चन गलत होता है किलोग्राम में नहीं लेने से, तो वहाँ फिर मैंने ऐसा यूज़ क्यों नहीं किया किलोग्राम में रख के, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं 10⁻³ इधर भी लिखती इधर भी लिखती, दोनों कैंसिल आउट हो जाता। तो मैंने यहाँ समझाना बेटर समझा, वहाँ कट जाता तो तुम्हें ज़्यादा शायद पता रह ना पाता, लेकिन यहाँ पता रहेगा। इस क्वेश्चन में केवल एक m है, उसको किलोग्राम में बदलना, ग्राम में नहीं लेना वरना गलत हो जाएगा। बट वहाँ पर दोनों तरफ मास था, एक SO2 का था, एक ऑक्सीजन का, दोनों में 10⁻³ आ रही थी, किलोग्राम करने पर दोनों कट जा रहे थे, तो ग्राम वैल्यू ही लेने से वो क्वेश्चन सही हो जा रहा था, राइट। बट यहाँ पर हमें किलोग्राम में चेंज करना है, राइट। हर जगह किलोग्राम में चेंज करना है मास को वेलोसिटीज़ के केस में, तभी क्वेश्चन सही होगा। तो इसका आंसर भी बताना, पीछे काइनेटिक एनर्जी, एवरेज और टोटल का भी मुझे आंसर बताना। नाम तो सुना होगा, वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या होती है आज इस क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे और अच्छे से डिटेल में इसको समझ भी लेंगे। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन जो होती है वो होती है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वो आइडियल गैस जो कि गैस के 4 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो, गैल-लुसेक लॉ जो होते हैं, 3 लॉ उसमें से थे हमारे पास में, गैल-लुसेक को छोड़ करके बाकी 3 लॉ से एक इक्वेशन बनी थी जिसको हमने आइडियल गैस इक्वेशन कहा था। और उस आइडियल गैस को ही कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके जो नई इक्वेशन हमने बनाई है उसको हम वॉन डेर वाल इक्वेशन कहते हैं। उसका हुलिया कैसा दिखने में अभी देखेंगे हम वॉन डेर वाल इक्वेशन का। सो आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है उसका ओबे करने के लिए गैस भी कैसी होनी चाहिए हमारे पास में, आइडियल होनी चाहिए। जब इक्वेशन आइडियल है, हर कंडीशन में लगने वाली आइडियल इक्वेशन है, आइडियल यानी हर कंडीशन में ऐसी इक्वेशन लगती गैसों पे, इसका कहना था मतलब यही हो गया। और उसके लिए गैस भी तो आइडियल होनी चाहिए, यानी गैस भी ऐसी होनी चाहिए जो हर बार इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे। तो यानी आइडियल गैस इक्वेशन का ओबे कौन करती है, आइडियल गैसेस करती है। अगर बात करें रियल गैसेस जो रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसका एग्जिस्टेंस जिन गैसों का रियलिटी में है, उन रियल गैसेस की बात करें तो वो बहुत ही कम या कह सकते कुछ ही कंडीशंस में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, अदरवाइज नहीं करती। यानी जो आइडियल गैस हमेशा कहता है उसको हमेशा फॉलो करने का काम आइडियल गैस का होता है, जो रियल में होती ही नहीं है। और जो रियल गैस होती है, जो रियल में एग्जिस्ट करती है, वो कुछ ही कंडीशन में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। अब वो कंडीशन कैसे हैं, जैसे हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने और प्रेशर बहुत ही कम कर दिया, यानी ये जो हमारा
रूम है, इसको एक एज ए वेसल कंसिडर करें, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, प्रेशर बहुत ही कम है और वॉल्यूम अच्छा खासा इसको दे दिया गैस को। तो गैस को जब वॉल्यूम अच्छा खासा मिल गया, टेम्परेचर से उसको काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी मिल गई, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ाएंगे, वॉल्यूम फुल है, चारों तरफ चले जाएंगे, एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे और फिर ऊपर से कोई प्रेशर भी इन पर नहीं लग रहा, बहुत कम कर दिया। अट्रैक्शन रिपल्शन बिल्कुल नहीं होगा इनके बीच में, और ना ही एक दूसरे, ये अट्रैक्शन रिपल्शन तो बिल्कुल होगा नहीं, और वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स का गैस के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो जाएगा। और जहाँ तक याद आ रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन का ना होना, गैस मॉलिक्यूल्स का गैस के वॉल्यूम जो होता है वो गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये पोस्टुलेट कहीं ना कहीं किसके थे? केटीजी के थे। यानी जो केटीजी है वो किसको बताता है? केटीजी जो है वो रिलेट करता है आइडियल गैस इक्वेशन से। केटीजी को फॉलो भी कौन करेगी? आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो कौन करेगी? आइडियल गैस। तो हमें तो रियल गैस के लिए देखना जो रियल में एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए आइडियल गैस को ही हमने क्या किया? मॉडिफाइड किया, ताकि हमारे पास में वान डेर वाल इक्वेशन आ सके। और वान डेर वाल इक्वेशन किस पे पूरी तरह से लगती है? रियल गैस पे। मैं तो ये बता रही हूँ कि कुछ ही कंडीशन होती है जिस पर रियल गैस एज ए आइडियल गैस काम करती है, और वो कंडीशन क्या है? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो ये जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करेगी। और वो बिहेवियर किसको बता रहा है? केटीजी को बता रहा है। केटीजी जो है वो केटीजी से ही क्या आते हैं? गैस के लॉ आते हैं। गैस लॉ से ही क्या आता है? गैस की ये आइडियल गैस इक्वेशन आती है। तो आइडियल गैस कहीं ना कहीं किससे जुड़ी है? केटीजी से। तो रियल गैस कब आइडियल गैस इक्वेशन में फॉलो करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करेगी? जब ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होने पर इसमें केटीजी लगेगा, केटीजी लगने की वजह से ये आइडियल गैस बन जाएगी। और आइडियल गैस किसका फॉलो करती है? आइडियल गैस इक्वेशन का, राइट। तो मतलब ये पता होना चाहिए ना हमें। रीजन तो ये, बाकी मैं चाहती तो डायरेक्ट वान डेर वाल इक्वेशन लाती, बताती ये वान डेर वाल इक्वेशन है, बट वान डेर वाल इक्वेशन जो है उसकी नीड क्यों है हमें? पहला तो ये कि वान डेर वाल जो इक्वेशन है वो मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? आइडियल गैस इक्वेशन का। केटीजी जो था, हमने जिसके पोस्टुलेट्स देखे थे उसमें दिखने से भी लग रहा था कि बहुत से तो मन से यूं ही तुक्के मार के फेंक दिए, जैसे कोई ऐसे ही बोल रहे कि क्या गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल अट्रैक्शन रिपल्शन होता ही नहीं है? ऐसा पोस्टुलेट केटीजी में था, गलत तो नहीं साबित कर सकते, थ्योरी है वो गैस की, काइनेटिक थ्योरी। तो जो उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे वो रियल गैस पे लगते नहीं है, यानी जो रियल ऐसी गैसेस जो एग्जिस्टेंस रखती है उनमें वो देखने को नहीं मिलते। ऐसे पोस्टुलेट्स किसमें? केटीजी में। केटीजी के पोस्टुलेट से क्या आता है? गैस लॉ। गैस लॉ से क्या बनी? आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको फॉलो कौन करती है? आइडियल गैस। हमारे पास क्या है? रियल गैस। रियल गैस बहुत ही कम कंडीशन पर आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करती है, राइट। तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन नहीं, कोई अदर इक्वेशन होनी चाहिए, इसलिए हम क्या लाए? वान डेर वाल इक्वेशन, जिसमें थोड़ी बहुत भी कमी आइडियल गैस इक्वेशन में रही, उसको थोड़ा बहुत जो कमी थी उसको पूरा करके अच्छे से तैयार करके वान डेर वाल इक्वेशन लाई गई, और वही वान डेर वाल इक्वेशन रियल गैस पे हमेशा लगेगी। तो हम पूरा इसको डिटेल में समझ लेते हैं एक बार फिर से। लाइक आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आती है? गैस लॉ का कंबाइंड फॉर्म ही क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। हमने किया था, कंबाइंड किया था गैस लॉ को, तो आइडियल गैस इक्वेशन है। अब ये गैस लॉ जो है वो कहाँ से आते हैं? केटीजी से आते हैं। केटीजी में कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स है जो रियल गैस फॉलो नहीं कर सकती, यानी रियल गैस को अगर आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करनी है तो उसको वो जो कुछ पोस्टुलेट्स है वो भी फॉलो करने होंगे जो वो कर नहीं पाती, इसलिए हमें वान डेर वाल इक्वेशन लानी हो रही है। और आइडियल गैस कब बनेगी? रियल गैस जब हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा तेज टेम्परेचर उसको दे दिया, काइनेटिक एनर्जी खूब बढ़ गई, वॉल्यूम बहुत सारा उसके पास फैलने का, और ऊपर से प्रेशर भी कम है, तब जाकर केटीजी वो फॉलो कर सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में अट्रैक्शन और रिपल्शन भी नहीं होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। और दूसरा, वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स का नेग्लेजिबल हम कर सकते हैं गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, जो केटीजी के पोस्टुलेट्स है, यानी वो फॉलो कर रही है रियल गैस। कब? जब ये कंडीशन हो तब भी वो आइडियल गैस बन रही है। यानी हम चाहते हैं कि हर वक्त रियल गैस के पास भी एक इक्वेशन हो उसको समझाने के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन उसको हर टाइम नहीं समझाती, केवल इस कंडीशन में ही समझाती है। तो केटीजी के वो कौन से पोस्टुलेट्स है जिसकी वजह से रियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लग पा रही है? तो वो कौन से केटीजी के ऐसे पोस्टुलेट है? तो पहला तो ये जो केटीजी में कहा गया था कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। कहा था कल केटीजी के जब हम थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स देख रहे थे तो उसके अंदर बताया गया था कि जो टोटल वॉल्यूम होता है गैस का, उसके किसके कंपेयर में? जो हमारे पास में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, उनके वॉल्यूम को नेग्लेजिबल कर सकते हैं, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपेयर में जो
गैस मॉलिक्यूल्स, एवरी गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कहा गया था केटीजी में। बट रियल गैस में ऐसा देखा नहीं गया, वो नेग्लिजिबल नहीं है, उसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ रियल गैस में नहीं लगता, इसलिए ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं कर पाती, इसलिए वॉन डेर वाल लानी होगी। दूसरा रीज़न, केटीजी में कहा गया था कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ही किसी प्रकार का अट्रैक्शन होता है, ना ही किसी तरह का रिपल्शन होता है। बट रियल गैस में ऐसा देखा गया, गैसेस के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, भाई थोड़ा ही हो लेकिन होता ज़रूर है। होता है तो वो केटीजी फॉलो नहीं करती, केटीजी फॉलो नहीं करेगी तो वो आइडियल गैस इक्वेशन भी फॉलो नहीं करेगी, इसलिए वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो अब वक्त आ गया, टाइम आ गया है कि हम देख ले उलिया किसका, जो आइडियल गैस इक्वेशन से मॉडिफाइड फॉर्म जिसका आया है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन का। स्टार्ट हम देख लेते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन दिखने में कैसी होती है। तो ये है वॉन डेर वाल इक्वेशन, बिल्कुल उसकी जैसी लग रही, थोड़ा बहुत चेंज है। PV/nRT, P में कुछ जोड़ा गया है और वॉल्यूम में से कुछ माइनस किया गया है, और nRT एज इट इज है, यानी प्रेशर वॉल्यूम को मॉडिफाइड किया गया है, वही क्या है वॉन डेर वाल इक्वेशन। अब यहाँ पर A और B क्या है, वॉन डेर वाल के इक्वेशन के कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन ही क्यों बनी, ऐसे क्यों बनी, P में कुछ जोड़ा क्यों, वॉल्यूम में से कुछ माइनस क्यों किया, कैसे क्या किया, क्या नहीं किया, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। आज हमने देख लिया कि उलिया कैसा है किसका, वॉन डेर वाल इक्वेशन का। सो वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम वॉन डेर वाल इक्वेशन जो है वो ऐसे क्यों बनी उस पर डिस्कस करेंगे पूरा। A और B जो कि वॉन डेर वाल इक्वेशन के कांस्टेंट है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस उसमें करेंगे।